जैसे कि हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका था, अब हमारा चल रहा है मुगल काल। आपने दिल्ली सल्तनत में देखा कि इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर के द्वारा, तो जाहिर सी बात है अब बाबर अपना नया वंश चलाएगा जिसे मुगल काल कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि तैमूर लंग जो था, तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर को माना जाता है। इसका वास्तविक नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंश के थे, माता कुतुब निगार खान जो मंगोल वंश की थी, जो चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए बाबर को तुर्कों तथा मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना, मिर्जा की उपाधि धारण की और बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया, लेकिन ये जीत केवल 8 महीने तक ही रही। बाबर ने काबुल तथा गजनी पर भी अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना की उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि उसके पड़ोस के जो शासक थे उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो बाबर का चौथा आक्रमण था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा भारत में, वो भारत पर उसका चौथा आक्रमण था। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका 5वां आक्रमण हुआ, क्योंकि 4 बार वो जो था ना, बाबर पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार और आक्रमण कर चुका था। तो पानीपत का युद्ध अब कौन सा हो जाता है? 5वां। ओके। बाबर ने सबसे पहले 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला अभियान किया था भारत पर। कौन सा? बाजोर अभियान। उसी आक्रमण में ही इसने भेड़ा के किले को जीत लिया। आप एक बार दोबारा से देखो, बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर का 5वां अभियान था भारत पर। इससे पहले पानीपत से पहले वो 4 अभियान और कर चुका था। अब देखते हैं पहला अभियान कौन सा था। फिर पानीपत का तो 5वां है, तो पहला कौन सा था? वो 1519 ईस्वी में था, बाजोर अभियान। और इसी आक्रमण में उसने भेड़ा के किले को जीत लिया था। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम बारूद एवं तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को आमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और राणा सांगा ने दिया था बुलाने को भारत में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा नीति तथा तोपखानों को सजाने की उस्मानी विधि को प्रयोग किया। अब इन नीतियों को दोबारा से देखो एक बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहा जाता है, एवं तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, और उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही करा। भारत में तोप या कैनन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाबर ने किया। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का जो नेतृत्व है वो उस्ताद अली और मुस्तफा खान, 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं। इस नीति की सफलता का जो मुख्य स्रोत है वो तोप की उपस्थिति है। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोधियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। अब एक बार थोड़ा सा और देख लो। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। 1494 में ये शासक बना। 1501 में इसने समरकंद को जीत लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और 1519 में भारत का पहला अभियान बाजोर अभियान किया। ओके। अब देखें कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा हारता है। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय हारता है। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें अफगान सेना हारती है। ओके, तो हम याद कैसे करेंगे? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, है ना। और इन युद्ध को मैं लाइन से
जो हारे हैं इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, लोदी राना मेदिनी अफ, लोदी राना मेदिनी अफ, लोदी राना मेदिनी अफ। मतलब पहले 26 में लोदी हारा, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारा, फिर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय हारा और घाघरा के युद्ध में अफगानी हारे। ओके, तो लोदी राना मेदिनी अफ, लोदी राना मेदिनी अफ, लोदी राना मेदिनी अफ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर किसे कहा जाता है? दानी, दान करने वाला कलंदर कहलाता है। ओके, कलंदर की उपाधि धारण की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वो भारत में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया और 1527 ईस्वी में खानवा, आगरे के पास एक जगह है खानवा, यहाँ पर युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरे में आ गई। 1527 में खानवा के युद्ध में, खानवा जगह है, यहाँ पर सबकी सेना किसकी? महमूद लोदी की, आलम लोदी की और मेदिनी राय की, और राणा सांगा की तो है ही है। इन चारों की सेना आगरा के पास खानवा के मैदान में आ गई 1527 ईस्वी में, और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में इस युद्ध को जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया, मतलब शराब पीने से रोक लगा दी। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी का मतलब क्या होता है? युद्ध का विजेता। ओके, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय कर लिया कि अब वो स्थायी रूप से भारत में ही रहेगा। ओके, और इसके बाद देखते हैं हम 1528 ईस्वी में चंदेरी, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र है, चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को हरा दिया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस सेना का, बिहार और अफगान की जो संयुक्त सेना थी ना, इसका नेतृत्व जो है वो महमूद लोदी ने किया था। लेकिन बाबर ने अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया और यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए बाद में। अब हम इसके बाद में, बाबर के बाद में हुमायूं को देखेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि ये जो सैनिक बचे हैं अफगान सैनिक, ये कितना बड़ा खतरा बनकर आते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरे के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय इस कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की ये इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर 4 बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबैयान नामक एक पदशैली का भी विकास किया। बाबर को 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद के जो वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, वो मीर वाकी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी, वो तुजू के बाबरी में लिखता है, कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्यों में दिल्ली थी, मालवा थे, गुजरात थे, बहमनी थे तथा बंगाल था। 5 ये हो गए मुस्लिम। इसके बाद हिंदू राज्यों में देखते हैं, हिंदू राज्यों में मेवाड़ और विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अब रिमार्क में देखते हैं, तुजू के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया, और इसका फारसी अनुवाद जो है ना, वो बाबरनामा कहलाता है। तुजू के बाबरी तुर्की में, ओके, लेकिन फारसी में अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद किया, जो बाबरनामा कहलाया। बाबर के 4 पुत्र थे,
जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब हम देखते हैं 4 बेटे कौन कौन से थे। तो हमारी ट्रिक है कहाँ ए हुमायूं, मतलब कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। ओके, अब हम आगे देखते हैं हुमायूं को। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। हुमायूं जो है 1530 से 1556 तक रहा है, ये सबसे बड़ा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं के लिए चुनौती क्या क्या थी, अब देखते हैं। पहली चीज तो राज्य का बंटवारा 4 भाइयों में। दूसरी चीज धन की कमी थी। राजपूत विरोध कर रहे थे लगातार, अफगान भी विरोध कर रहे थे। बाबर ने अफगान शासकों का पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। हुमायूं ने राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में किया। जब 1530 ईस्वी में बाबर मरा है, जब तो करेगा बेटा है शासन पर की भागदौड़ को अपने हाथ में लेगा। तो हुमायूं 1530 ईस्वी में शासक बनता है। हुमायूं का प्रारंभिक शासन जो था वो शांतिपूर्ण था, लेकिन हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा बिहार का शासक शेरशाह सूरी। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। हुमायूं का पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का। बाबर का तो 5वां था, लेकिन हुमायूं का पहला था। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कड़वाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और उसे राखी भेंट की। हुमायूं कड़वाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, लेकिन कालिंजर 1531 में कालिंजर का भी युद्ध हुआ। कालिंजर के शासक प्रतापरुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध हो गया। ओके, तो आपने देखा कि 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हो गया कड़वाही की वजह से। कड़वाही की रक्षा के लिए ही तो जा रहा था हुमायूं। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हो गया प्रतापरुद्रदेव से हुमायूं का। लेकिन जब तक हुमायूं युद्ध लड़ने के बाद वहां तक पहुंच पाया, चित्तौड़ तक पहुंच पाया, मतलब कड़वाही की रक्षा के लिए, जब तक कड़वाही जो थी ना वो जौहर कर चुकी थी। अब एक बार दोबारा देखें, हुमायूं कड़वाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, लेकिन 1531 ईस्वी में कालिंजर के जो शासक थे प्रतापरुद्रदेव का हुमायूं से युद्ध हो गया बीच रास्ते में। तो हुमायूं को पहुंचने में देर हो गई, लेकिन तब तक जो रानी कड़वाही थी वो जौहर कर चुकी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया। बहादुर शाह को ही तो पराजित करने के लिए निकला था वो कड़वाही की रक्षा के लिए। तो 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान हो गया। इसका इस बहाने से मानो या कैसे भी मानो, क्योंकि बहादुर शाह से लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही कालिंजर के शासक प्रतापरुद्रदेव से इसका युद्ध हो गया। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला जो अभियान हुआ वो 32 में हुआ, 1532 में दोहरिया अभियान, जिसे में हुमायूं विजयी रहा। फिर 1538 ईस्वी में इसने गौड़ या बंगाल अभियान किया। इसने बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में अचानक चुनार के किले के पास चौसा नामक स्थान पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति को देखकर हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शहाबुद्दीन नामक एक भिस्ती जो मल्लाह था उसने बचाई। इसी कारण शहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया हुमायूं ने। इसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया। इसकी जानकारी हुमायूं नामा पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है वो बाबर के बारे में जानकारी देता है और द्वितीय भाग हुमायूं के बारे में। मुगल काल की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की है। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित करा था। अब हम देखते हैं कि क्यों करा था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और उसने भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। और जब भारत छोड़ने पर विवश कर दिया तो इसी कारण 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया। जब हुमायूं ने भारत छोड़ दिया तो भारत निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट यानी कि पंजाब के राजा वीरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया।
इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। अब एक बार एक काम करो कि हुमायूं ने जो जो अभियान करे हैं इसे तो देख लें पहले हम, और हुमायूं ने जो जो अभियान किए और शेरशाह सूरी से कौन कौन से अभियान हुए इसे भी देखेंगे। तो हुमायूं के अभियान देखते हैं पहले। 31 काली ने 32 को दोहराया, 38 के बगल में 39 को चूस लिया, 40 बिल व 55 मच्छी के हिंद पर तख्त पर बैठा हुमायूं। 31 काली मतलब 31 में कालिंजर, 32 दोहरिया यानी कि 32 में दोहरिया अभियान, 38 के बगल यानी कि 38 में बंगाल अभियान, 1538 में 15 लगा के चलना साथ में, 39 में चूस लिया यानी कि चुनार अभियान, और 40 में बिल यानी कि 40 बिलग्राम अभियान, 55 मच्छी यानी कि 55 में 1555 इसमें मच्छीवाड़ा का अभियान, जो कि अभी आगे आएगा, आपको याद करने में पता चल जाएगा, है ना। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अफगानों का कोई भी बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान काबुल में रहा हुमायूं। जब भारत छोड़कर चला गया तो कहाँ पर रहा? पत्नी को तो पंजाब के राजा के यहाँ छोड़ गया था, लेकिन खुद कहाँ पर रहा? वो काबुल में रहा। हुमायूं ने दोबारा से 1545 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी मर गया तो 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता ली और इस सहायता से कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। और 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। ऐसी स्थिति का हुमायूं ने फायदा उठाया और उसे दोबारा से राज्य प्राप्ति का अवसर मिल गया। 1555 ईस्वी में लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सेनापति या सरदार के दो हैबत खान और तातार खान को पराजित कर पंजाब जीत लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध यानी कि चंडीगढ़ के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार दोबारा से दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक एक पुस्तकालय बनवाया था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का सेवन करता था। ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद खां। अब याद कैसे करोगे मीर सैयद अली और अब्दुल समद खां को? मीर सैयद अली हुमायूं के दो, मीर सैयद अली हुमायूं, मीर सैयद अली हुमायूं मतलब हुमायूं हो जाएगा मायूं से। अब्दुल समद हुमायूं, अब्दुल समद हुमायूं, अब्दुल समद हुमायूं मतलब अब्दुल समद हुमायूं के दरबार में रहते थे। इतिहासकार लेन लपू ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसके वास्तुकार मिर्जा गियास बेग थे। उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को ये एक अमूल्य भेंट थी। इसका हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। अब जब हमने हुमायूं को देखा तो हुमायूं के समकालीन शेरशाह सूरी रहा है, युद्ध किए लगातार, तो हमें यहीं पर शेरशाह सूरी को भी देखना पड़ेगा। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक रहा है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता हसन अली थे जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नोमानी शासकों के यहाँ मतलब दरबार में काम करने लगा। बहार अली नोमानी ने फरीद को शेरशाह की सूरी उपाधि दी, शेरशाह सूरी की उपाधि दी इसकी वीरता को देखकर। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहलाया, क्योंकि पहले तो हुमायूं बाबर ने खत्म कर दिए थे ना अफगान सैनिक, लेकिन थोड़े से जो बचे थे उसके बाद शेरशाह सूरी ने एक साम्राज्य खड़ा करा अपना और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक किसे कहोगे? शेरशाह सूरी को ही तो कहा जाएगा। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उसे सूरवंश कहा। सूरवंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की पुस्तक तोहफाए अकबर शाही से मिलती है। सूरवंश की जो जानकारी मिलती है ना, वो अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफाए अकबर शाही से मिलती है। शेरशाह सूरी को मध्यकाल का एक प्रशासक के रूप में देखा जाता है। इसने 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान किया। जब हुमायूं लौट रहा था तो 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि घात लगाकर आक्रमण किया था, हुमायूं गंगा में कूद गया था।
फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 ईस्वी में ये खुद दिल्ली का शासक बना। इसने हजरत आला की उपाधि भी धारण की। 1541 ईस्वी में इसने गक्खर जाति के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें शेरशाह सूरी उनकी शक्ति को तो खत्म नहीं कर सका, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतास गढ़ के किले का निर्माण करवाया। गक्खर लोग अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे एवं वो लूटपाट करते थे। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन की सीमा पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार दिया। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित कर दिया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया। ये अभियान एक डांसर यानी कि दासी के लिए किया था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। जब देने से मना कर दिया और इसे ये डांसर चाहिए थी, तो शेरशाह सूरी ने क्या करा कि कलिंजर पर अपना अधिकार करने के लिए, उस डांसर को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर दिया कलिंजर से। इस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की सेना के द्वारा छोड़ा गया एक तोप का गोला वापस खुद शेरशाह सूरी के समीप आ गिरा। मतलब जो गोला चलाया ना कीरत सिंह की सेना पर, वो गोला उल्टा आकर इसी के पास गिर गया और इससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर का जो वर्तमान नाम है वो महोबा है, ये मध्य प्रदेश में है। शेरशाह सूरी को जो दफनाया गया वो सासाराम में दफनाया गया। इसका बेटा इस्लाम शाह जो था वो एक योग्य शासक था, लेकिन 1553 ईस्वी में इसकी एक इमरजेंसी मृत्यु हो जाती है, मतलब अचानक से मृत्यु हो जाती है 1553 ईस्वी में। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना, जिसे उसी के मामा मुबारिज खान ने मरवा दिया। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सिकंदर शाह सूरी था। अब हम इसने जो युद्ध किए हैं शेरशाह सूरी ने, इन युद्धों को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने नीचे ट्रिक लिख रखी है। 41 गक्खर ने 42 का माल 43 में रायसीन की मेवाड़ में पहुंचाकर 45 में कलिंजर चले गया। मतलब इन गक्खर जनजाति के विरुद्ध 1541 में, मालवा अभियान 1542 में, रायसीना अभियान 1543 में, मेवाड़ अभियान 1544 में और 1545 में कलिंजर अभियान, जिसमें ये खुद मारा गया। एक डांसर के लिए ये किया था इसने। इस तरीके से लाइन से याद करना, ओके। अब हम शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। शेरशाह सूरी एक प्रबल शासक था। इसने बहुत से सुधार किए। इन सारे सुधारों को अकबर ने भी अपनाया था। इसीलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला या फिर अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। शेरशाह सूरी के दरबार में पूरनमल जो थे ना, वो शेरशाह सूरी के दरबार में सेवा दे चुके थे। टोडरमल जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवा दे चुके थे और अकबर के दरबार में भी। इन दोनों के दरबार में कौन सेवा दे चुका था? टोडरमल, ओके। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। पाटलिपुत्र का नाम किसने बदला और पटना रखा? वो शेरशाह सूरी ने। इसने जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ये बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसानों से सीधा संपर्क। और इसने किसानों को रैयत कहा। याद कैसे करोगे? रैयतवाड़ी शेर, रैयतवाड़ी शेर, रैयतवाड़ी शेर मतलब शेरशाह सूरी लाया। और जाप्ती शेर, जाप्ती व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ही लेके आया। तो याद कैसे करोगे? जाप्ती शेर, जाप्ती शेर, जाप्ती शेर। इसने कर की चोरी ना हो इसलिए भूमि की नाप करवाई, जिसे जाप्ती व्यवस्था कहा गया। इसने पट्टा एवं कबूलियत नामक व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण होता था, मतलब कि कितना कर लगाया गया है, कितना कर लिया जाएगा और किस समय लिया जाएगा। और कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि पट्टे में दिए जाने वाले कर को देने में वो समर्थ है। भूमि की माप कराने के लिए जरीबान नामक टैक्स लिया जाता था। और जो किसान भूमि की माप नहीं करवाया जाता था, मतलब कुछ किसान ऐसे भी थे जो भूमि की माप नहीं करवाते थे, उसे मुहाबिलाना टैक्स देना होता था। शेरशाह सूरी के समय
जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज या फिर सर का ताज कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे अशरफी या मोहरा कहा गया। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे रुपया कहा गया। इस समय तांबे का सिक्के को दाम कहते थे। इसने भूमि की जांच करने के लिए एक कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसने दिल्ली में किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे पुराना किले के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर जाती है तो कोई व्यक्ति उस सोने को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह सूरी के समकक्ष अमीर, गरीब, मित्र, दुश्मन सभी एक समान होते थे। शेरशाह सूरी के समक्ष गरीब, अमीर, मित्र, दुश्मन सभी एक समान होते थे। ओके, अब हम अगला वीडियो अकबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी 25 से 27 मिनट के बीच हो चुकी है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो अकबर से स्टार्टिंग करेंगे। ओके।